कहानी की शुरुआत एंडी वाल्टर नाम के एक लड़के से होती है जो वो अपने कॉलेज की तैराकी प्रतियोगिता में भाग ले रहा था। वो जीतना चाहता था ताकि उसे कॉलेज की छात्रवृत्ति मिल सके। उसने अपनी जिंदगी बदल ली और आखिरकार क्लेयर ब्रोमन नाम की लड़की को शादी का प्रस्ताव दिया। क्लेयर भी वहाँ मौजूद थी। उसी क्षण एंडी का छोटा भाई मार्क वाल्टर उसके पास आया। मार्क भी चाहता था कि उसका बड़ा भाई जीते, लेकिन एंडी प्रतियोगिता में क्लिफ्टन स्टोन नाम के एक लड़के से हार गया और उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। बाद में एंडी एक दुकान पर गया जहां उसकी मुलाकात क्लेयर और उसके दोस्तों से हुई। क्लेयर ने एंडी से कहा कि रेस हारने के बाद से उसका मूड खराब होगा। फिर वहां खड़े रेयान ने कहा कि यह सब भूल जाओ और एंडी से सामान लेकर बाहर आने को कहा। एंडी ने जवाब दिया कि पार्टी रेयान के घर पर होनी थी। रायन ने कहा, ठीक है, सामान उठाओ और उनसे बाहर मिलो। एंडी ने एक ट्रॉली को आगे धकेला, दुकान से कुछ बियर के डिब्बे उठाए और बिना भुगतान किए ही चले गए। बाहर आकर उसने बियर के डिब्बे रेयान और उसके दोस्तों को सौंप दिए। तभी रेयान ने एंडी को बताया कि उन्होंने अपनी योजना बदल दी और वो उनके साथ नहीं आएगा। क्लेयर जो कार के अंदर बैठी थी, मैंने रेयान से कहा कि वो एंडी को अंदर आने दे और पागलपन भरी हरकतें न करे, लेकिन रेयान और उसके दोस्तों को गाड़ी चली ही रही थी कि तभी दुकान का मालिक अपने गार्ड के साथ वहां पहुंच गया। उन्हें देखकर एंडी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन गार्ड ने उसे पकड़ लिया। यह एक ही महीने में तीसरी बार हुआ था। एंडी को दुकान से चोरी करते हुए पकड़ा गया था। उनकी माँ सैली भी वहीं खड़ी थी क्योंकि वह भी उसी दुकान में काम करती थी। इसलिए दुकान मालिकों ने एंडी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई। कुछ ही देर बाद एंडी के पिता जिम वाल्टर वहां पहुंचे। सैली ने जिम को बताया कि स्टोन ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। जिम ने उन्हें आश्वस्त किया कि ऐसा नहीं होगा। फिर जिम ने एंडी को डांटते हुए पूछा कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। उसने एंडी को बताया कि उसने अपनी माँ की नौकरी दांव पर लगा दी है। जोखिम में थे और वे और अधिक परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जिम ने एंडी से कहा कि वो उनके साथ नहीं रह सकता अब और नहीं, और उसे अंकल ट्रेंट के साथ रहना पड़ेगा। एंडी ने पूछा कि अंकल ट्रेंट आखिर कौन है। उस रात एंडी ने अपने पिता की मेज से कुछ पैसे लिए और उसने भाग जाने की योजना बनाई ताकि उसे अंकल ट्रेंट के घर पर न रहना पड़े। तभी उसकी नजर वहां पड़ी उसके पिता की घड़ी पर पड़ी। उस पर एंडी के दादाजी का उनके पिता के लिए एक संदेश खुदा हुआ था। एंडी घड़ी अपने साथ ले गया। उसी समय उसका छोटा भाई मार्क अंदर आया और पूछा कि एंडी अपना बैग कहाँ ले जा रहा है। उसने कहा कि उसके अंदर मार्क का सामान था। एंडी ने उसे बताया कि अब वो बैग उसका नहीं है। उसने कहा कि वो ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहता जिससे वो कभी मिला भी नहीं था, इसलिए वो घर छोड़ रहा है। ये सुनकर मार्क ने उसे रोकने की कोशिश की और अपने माता पिता को पुकारा। फिर एंडी की माँ ने उसे ऊपर बुलाया। अगले दिन एंडी का परिवार नाव के पास इंतजार कर रहा था। ट्रेंट वाल्टर जो नाव लेकर आया था, एंडी का पिता और जिम का भाई था। ट्रेंट ने एंडी का अभिवादन किया और उससे हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन एंडी ने इनकार कर दिया। सैली ने ट्रेंट से पूछा कि क्या वो लड़कों को संभाल सकता है। मार्क द्वीप पर जाने के लिए उत्साहित था, लेकिन नहीं था। सैली ने ट्रेंट को ये भी बताया कि मार्क को एक समस्या थी, उसे पानी से दूर रखना जरूरी था। उसके बाद जिम और सैली ने अपने दोनों बेटों को ट्रेंट के साथ भेज दिया। द्वीप पर पहुंचने के बाद मार्क खुश था, लेकिन एंडी खुश नहीं था। तभी मार्क ने देखा कि कुछ मजदूर वाल्टर आइलैंड का एक बोर्ड उतार रहे हैं। मार्क ने ट्रेंट से पूछा कि क्या वो द्वीप उनका है। ट्रेंट ने जवाब दिया कि एक समय ऐसा हुआ करता था। मार्क ने कहा कि लोग अपने द्वीप का नाम बदल रहे थे। ट्रेंट ने उससे कहा कि पैसे से कुछ भी किया जा सकता है। फिर उसने लड़कों को बंदरगाह पर नाव के पास बुलाकर उनकी तस्वीर खिंचवाई और मैंने एक विमान को उतरते देखा। विमान से एक लड़की और एक आदमी बाहर निकले। ये देखकर एंडी अपने चाचा के घर की ओर चल पड़ा। बाद में शाम को एंडी, मार्क और ट्रेंट ने ताश का खेल खेला और ट्रेंट जीत गया। फिर एंडी उठा और वहां रखी बोतल पर बनी कलाकृतियों को देखने लगा। कांच की बोतलों के अंदर निर्मित जहाज। ट्रेंट ने एंडी से कहा कि अगर वो चाहे तो वो उसे ये चीजें बनाना सिखा सकता है। प्रत्येक बोतल के अंदर एक जहाज और एक नोट था। फिर एंडी ने ट्रेंट से कुछ ऐसा पूछा जो उसे परेशान कर रहा था। इस द्वीप का नाम उनके परिवार के नाम पर वाल्टर द्वीप रखा गया था, तो इस तर्क के अनुसार उनका जन्म एक धनी परिवार में होना चाहिए था, लेकिन उसने अपने पूरे जीवन में गरीबी के अलावा कुछ नहीं जाना था। ट्रेंट ने समझाया कि उन दोनों से पहले, यानी ट्रेंट और जिम, उनके पूर्वज बहुत धनी हुआ करते थे। एंडी बाहर निकला और ट्रेंट से पूछा कि आखिर हुआ क्या था। ट्रेंट ने उससे कहा कि उसे भी कुछ नहीं पता और किसी और को भी नहीं पता। लोगों ने केवल उसके पिता की नाव को पानी में बहते हुए देखा था। फिर एंडी ने पूछा कि वाल्टर परिवार ने इसका इस्तेमाल कैसे किया, इतना धनवान होना और फिर वो सारा पैसा कैसे गायब हो गया। उन्होंने ये भी पूछा कि ट्रेंट ने इसे खोजने की कोशिश क्यों नहीं की। ट्रेंट ने जवाब दिया कि उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। इसके बाद एंडी हताशा में जंगल में दौड़ने लगा। घर वापस आने पर ट्रेंट और मार्क अभी भी वहीं थे
और मार्क ने ट्रेंट को बताया कि एंडी जल्द ही वापस आ जाएगा। इसके बाद ट्रेंट ने मार्क को हल करने के लिए एक कंपास लॉक पहेली दी। इससे हल करते समय मार्क ने पूछा कि क्या उनके दादाजी सचमुच बहुत अमीर थे। ट्रेंट ने जवाब दिया, हाँ, वो बेहद अमीर था। उन्होंने बताया कि उनके दादा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोड तोड़ने वाले विशेषज्ञ थे और उन्हें खजाना ढूंढना बहुत पसंद था। उन्हें अभी भी अपने दादाजी की आखिरी खजाने की खोज याद थी। उसी क्षण मार्क ने देखा। मैंने कंपास लॉक दिखाया और ट्रेंट को दिखाया, जो इससे प्रभावित हुआ। इसी बीच एंडी अपने चाचा से नाराज होकर जंगल में और अंदर की ओर भाग गया। उसने एक पत्थर उठाया और उसे जंगल में फेंक दिया और वो किसी चीज से टकराया। उसने किसी वाहन से टकराने की आवाज सुनी। जब वो करीब जाकर देखने लगा तो अचानक कोई उसके पीछे से आया और उस पर बंदूक तान दी। एंडी ने कहा, शांत हो जाओ, मेरा नाम एंडी वाल्टर है और मैं ट्रेंट वाल्टर का भतीजा हूँ। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि वो ट्रेंट वाल्टर को अच्छी तरह जानता है और एंडी के पूरे परिवार को भी जानता है। उन्होंने कहा कि एंडी अपने दादा के खजाने की तलाश में आने वाला पहला वाल्टर नहीं था। फिर उन्होंने एंडी के हाथ बांध दिए, उसका मुंह कपड़े से ढक दिया। उसने उसे अपनी ट्रक में बिठाया और बाद में कहीं छोड़ दिया। जब एंडी ने खुद को मुक्त किया और कपड़ा हटाया, उसने खुद को अपने चाचा के घर के ठीक बाहर पाया। असमंजस में पड़कर वो अंदर गया और देखा कि ट्रेंट सो रहा था। इसके बाद एंडी उस घड़ी को ढूंढने लगा जो उसके दादा ने उसके पिता को दी थी। मार्क बाहर आया और एंडी को बताया कि अंकल ट्रेंट। उसने उसे अपने दादाजी के बारे में सब कुछ बता दिया था। एंडी ने मार्क के ऊपर से कंबल हटाया और पूछा कि उसने लाइफ जैकेट क्यों पहनी हुई है। मार्क ने कहा कि उनकी माँ ने उसे इसे पहने रहने के लिए कहा था और उसे इसे पहनना अच्छा लगता था। फिर एंडी ने कहा, ठीक है, बताओ अंकल ट्रेंट ने तुम्हें क्या बताया। मार्क ने बताया कि ट्रेंट ने उन्होंने बताया कि उनके दादाजी को रहस्य पसंद थे और वे एक बेहतरीन खजाना खोजने वाले थे। ये सुनकर एंडी ने कहा कि अब उसकी बारी है, उसे खजाना ढूंढना होगा। वो जीवन भर गरीब नहीं रह सकता था और उसे पूरा विश्वास था कि द्वीप में निश्चित रूप से कोई खजाना छिपा है जिसे उसे ढूंढना ही होगा। फिर एंडी ने उस पर लिखे संदेश को देखा, वो घड़ी जो उनके दादा ने उनके पिता को उपहार में दी थी। यह एक ऐसी पहेली थी जिसे एंडी सुलझा नहीं सका। अगली सुबह एंडी और मार्क किसी काम में लगे हुए थे, तभी कोई दुकान में दाखिल हुआ। एंडी बाहर निकला और उसने क्लेयर को वहां गहने देखते हुए पाया। उसे देखकर एंडी ने कहा, क्लेयर, तुम यहाँ हो। क्लेयर ब्रोमन वही लड़की थी जिसे एंडी पसंद करता था। क्लेयर ने उससे पूछा कि वो वहाँ क्या कर रहा है। एंडी ने बताया कि उस घटना के बाद वो दोबारा पकड़ा गया, इसलिए उसके माता पिता ने उसे और उसके छोटे भाई को उनके चाचा के पास रहने के लिए भेज दिया। उसने क्लेयर को याद दिलाया कि वो उसके साथ चली गई थी। उस दिन रयान का बॉयफ्रेंड गार्ड के हाथों पकड़ा गया था। इसके बाद क्लेयर ने कुछ देर के लिए मार्क से बात की और बाद में उन्होंने कहा कि कस्बे में एक ऐसी दुकान है जहाँ सबसे अच्छी आइसक्रीम मिलती है। उसने पूछा कि क्या वे जाना चाहते हैं। एंडी ने तुरंत हाँ कह दिया। क्लेयर ने कहा कि वो उनका वहीं इंतजार करेगी और चली गई। एंडी और मार्क आइसक्रीम की दुकान की ओर चल पड़े। रास्ते में एंडी ने द्वीप का बारीकी से अवलोकन करना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि उसे ऐसे सुराग मिल जाएंगे जो खजाने की खोज में उसकी मदद कर सके। कई संकेत और बैनर ये दर्शा रहे थे कि व्यवसाय जल्द ही बंद होने वाले हैं। जब वे आइसक्रीम की दुकान पर पहुंचे तो वहां मौजूद महिला ने एंडी और मार्क को तुरंत पहचान लिया। क्लेयर पहले से ही वहां मौजूद थी। उस महिला ने मार्क की ओर देखकर कहा कि उसकी आंखें बिल्कुल उसके दादाजी जैसी दिखती हैं। एंडी ने उससे पूछा कि क्या वो उनके दादा को जानती है। उस महिला ने जवाब दिया कि द्वीप पर सभी लोग उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते थे और उनका सम्मान करते थे। जब तक वो जीवित थे, यहाँ सभी लोग शांति से रहते थे, लेकिन हाल ही में लोगों ने द्वीपवासियों को अपना सब कुछ बेचकर द्वीप छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। उसने ये सब बातें क्लेयर की ओर देखते हुए कही, क्योंकि क्लेयर के पिता ही 2 महीने में द्वीप का कार्यभार संभालने वाले थे। ये सुनकर क्लेयर चुपचाप अपनी आइसक्रीम लेकर चली गई। बाद में ट्रेंट अपने घर लौटा और उसने देखा कि जॉन ब्रोमन क्लेयर के पिता उसका इंतजार कर रहे थे। जॉन वही व्यक्ति था जो 2 महीने में द्वीप का कार्यभार संभालने वाला था। ट्रेंट ने पूछा कि वो वहाँ क्या कर रहा था। जॉन ने कागज निकाले और कहा कि वो ट्रेंट को वही पुराना सौदा दोबारा पेश करने आया है, जिस प्रस्ताव को ट्रेंट ने पहले अस्वीकार कर दिया था। इस बार वो उसमें 10% का बोनस जोड़ रहा था। जॉन चाहता था कि ट्रेंट भी बाकी सब लोगों की तरह अपनी संपत्ति उसे सौंप दे, लेकिन ट्रेंट ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह उनके पिता का द्वीप था और इसका नाम वाल्टर द्वीप था। जॉन के जाते समय उसने कहा कि वैसे भी यह नाम ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। इसी बीच एंडी ने क्लेयर के साथ द्वीप की खोजबीन शुरू कर दी। जंगल के रास्ते पर चलते हुए उन्हें जमीन में गड़ी हुई कई क्रॉस दिखाई दी। मार्क ने अपनी साइकिल रोकी और पूछा कि वे क्या हैं। क्लेयर ने समझाया कि यह पश्चिमी वन क्षेत्र था और वे क्रॉस थे। ये स्थान उन 9 लोगों की याद में स्थापित किया गया है जो कभी उस जंगल में गए थे और कभी वापस नहीं लौटे। उनकी हर जगह तलाश की गई लेकिन वे कभी नहीं मिले। लोग इस जगह के बारे में अजीबोगरीब बातें कहते थे, जैसे कि जंगल में भूत प्रेत का वास था। एंडी ने कहा, कम से कम द्वीप पर कुछ तो दिलचस्प था।
इसके बाद मार्क जंगल में चला गया, लेकिन एंडी ने कहा कि भूतों जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है, वे महज कहानियां थी। क्लेयर ने चेतावनी दी कि वहाँ पहले से ही 9 क्रॉस मौजूद हैं और वो नहीं चाहती थी कि उसके नाम का 10वां आइटम भी हो। इतना कहकर वो चली गई। उसके जाने के बाद एंडी जंगल में गया और मार्क को पुकारने लगा, लेकिन मार्क कहीं नजर नहीं आया और एंडी बेहद डर गया। अचानक मार्क उसके सामने कूद गया। वो मजाक कर रहा था। वे दोनों जंगल से निकलकर वापस लौटने लगे। उसी क्षण एंडी एक गड्ढे में गिर गया। गड्ढे को लकड़ी के तख्तों से ढका गया था और जब लकड़ी टूटी तो वो अंदर गिर गया। मार्क जल्दी से चला गया और थोड़ी देर बाद अपने चाचा ट्रेंट के साथ लौट आया, जिसने एंडी को गड्ढे से बाहर निकाला। ट्रेंट ने एंडी और मार्क दोनों को डांटा, उन्हें याद दिलाते हुए कि उसने उनसे कहा था कि वे कभी भी पश्चिमी जंगल में न जाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वहाँ कुछ भी नहीं था और उन्हें चेतावनी दी कि वे फिर कभी वहाँ न जाएं। बाद में जब एंडी और मार्क केकड़े पकड़ने के जाल ले जा रहे थे, तभी एक केकड़ा मार्क की उंगली से चिपक गया। तभी जॉन वहाँ पहुंचा और मार्क की उंगली छुड़ाने में मदद की। जॉन ने एंडी का अभिवादन किया और अपना परिचय जॉन रोमन के रूप में दिया। एंडी ने उसे अपना नाम बताया और जॉन ने पूछा कि क्या वो रिचर्ड वालंटन के परिवार से संबंध रखता है। एंडी ने जवाब दिया कि रिचर्ड उसके दादा थे और उसने पूछा कि क्या जॉन उन्हें जानता था। जॉन ने कहा कि काश वो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता होता, लेकिन वो उनका बहुत बड़ा प्रशंसक था, इसीलिए उसने उनका घर खरीदा था। एंडी हैरान था, उसे इस बात की जानकारी नहीं थी। इसके बाद जॉन ने एंडी को अपना काम खत्म करके अपने घर रात के खाने पर आने का निमंत्रण दिया। उसने उसे उसके दादा के घर का भ्रमण कराने का वादा किया। एंडी ने खुशी खुशी सहमति दे दी। दुकान पर वापस आकर एंडी ने लेने की कोशिश की। ट्रेंट ने उसे तब पकड़ा जब वो गहनों के सेक्शन से एक चेन ले रहा था। ट्रेंट ने पूछा कि क्या वास्तव में उसकी शैली थी। एंडी ने बताया कि जॉन ने उसे रात के खाने पर आमंत्रित किया था। ट्रेंट ने कहा कि वो जॉन ब्रोमिंग को बहुत अच्छी तरह जानता है और उसने एंडी को चेतावनी दी कि वो एक धोखेबाज है। फिर भी ट्रेंट ने उसे चेन थमा दी। एंडी को अब समझ आ गया था कि जॉन ब्रोमन रह रहा था। वो अपने दादा के घर में रह रहा था और उसे विश्वास था कि अगर वो अंदर जाएगा तो उसे खजाने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। उन्होंने ये भी सोचा कि वही जॉन ब्रोमन क्यों, जिसे सब लोग नापसंद करते थे, उसी ने तो उसे सबसे पहले आमंत्रित किया था। जब एंडी जॉन के घर गया, जो उसके दादा का पुराना घर था, उसने हर चीज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। इसके बाद जॉन ने उसे अपने कार्यालय में बुलाया और पूछा कि उसे द्वीप कैसा लगा। उसने पूछा कि क्या एंडी ने कुछ खोजा है और क्या उसे अपने दादा के खजाने के बारे में पता है। जॉन ने कहा कि एंडी ने रिचर्ड वाल्टर की खोई हुई संपत्ति के बारे में कम से कम सुना तो जरूर होगा। एंडी ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया था। जॉन ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है, क्योंकि एंडी के दादाजी एक महान व्यक्ति थे और फिर भी उसके माता पिता ने उसे इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। जॉन ने एंडी को बताया कि 17वीं शताब्दी में विलियम नाम का एक समुद्री डाकू था। किड ने अपनी मृत्यु से पहले द्वीप पर कहीं लगभग 10 मिलियन सोने को दफना दिया था, लेकिन रिचर्ड वाल्टर के खजाने की कीमत उससे दोगुनी आंकी गई थी। रिचर्ड वाल्टर के पोते के रूप में जॉन का मानना था कि शायद यही वो सही जगह है जहां से खजाने को उचित सम्मान मिलता है। जॉन ने कहा कि दुर्भाग्यवश वो स्वयं द्वीप के विकास में बहुत व्यस्त थे, लेकिन उसने एंडी से वादा किया कि अगर उसे कभी खजाना मिल गया तो वो उसी का होगा। तभी जॉन को एक निजी कॉल आया और उसने एंडी से कुछ देर के लिए अनुपस्थित रहने का अनुरोध किया। एंडी ऑफिस से बाहर निकल गया। इसके बाद क्लेयर ने एंडी के पास जाकर उसे बताया कि उसके पिता ने योजना बनाई है। घर को जल्द ही गिराना होगा क्योंकि उस संपत्ति से होकर सड़क का निर्माण किया जाना है। घर को गिराए जाने से पहले वो एंडी को कुछ दिखाना चाहती थी। वो उसे घर के अंदर एक हॉल में ले गई जहां द्वितीय विश्व युद्ध का एक डिकोडर रखा हुआ था, एक ऐसा उपकरण जिसका इस्तेमाल कभी नौसेना खुफिया विभाग द्वारा किया जाता था। क्लेयर ने कहा कि यह उसके पिता की सबसे कीमती वस्तु थी। उसने एंडी को कांच का डिब्बा खोलने को कहा और जब उसने खोला तो डिकोडर अंदर फिसल गया। क्लेयर ने बताया कि यह केवल चाबी से खुलता है और चाबी उसके पिता के पास है। फिर उसने खुलासा किया कि डिकोडर को एंडी के दादा ने डिजाइन किया था। ये सुनकर एंडी ने अपने दादाजी की तस्वीर देखी और उसे एहसास हुआ कि कैसे वो सचमुच एक महान व्यक्ति थे। क्लेयर ने आगे बताया कि उसके पिता उसे हर गर्मियों में द्वीप पर लाते थे। जब वो अपने दफ्तर में काम कर रहा था तब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था और वो ऊब गई। उसकी माँ ने दोबारा शादी कर ली थी और उनके नए बच्चे भी हो गए थे, इसलिए वो कहीं और व्यस्त रहने लगी। इसके बाद क्लेयर ने एंडी को बताया कि जिस घर में वे खड़े थे वो कभी ट्रेंट का था, लेकिन ताश के खेल में वो उसे उसके पिता से हार गया। बाद में वो घर के लिए रवाना हुआ और रास्ते में वो 9 क्रॉस के पास रुका। जंगल के अंदर उसने 2 आदमियों को लालटेन लिए हुए देखा। जिज्ञासावश वो अपनी साइकिल से उतर गया और उन्हें देखने लगा। अचानक उनमें से एक व्यक्ति ने उसे देख लिया और उस पर गोली चलाना शुरू कर दिया। भयभीत होकर एंडी भाग गया और बच निकला। घर लौटकर एंडी ने तुरंत मार्क से पूछा कि अंकल ट्रेंट कहाँ है, लेकिन मार्क को पता नहीं था। एंडी ने ट्रेंट के कमरे की जांच की, लेकिन वो वहाँ भी नहीं था। तभी एंडी ने कुछ असामान्य बात देखी, एक घड़ी जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने अपने पिता के कमरे से ली थी। इसका मतलब ये था कि उनके दादा रिचर्ड ने दान दिया था।
उनके दोनों बेटों ट्रेंट और जिम के पास एक जैसी घड़ियां थीं, जिनमें से प्रत्येक में एक पहेली छिपी हुई थी। अचानक ट्रेंट वापस आया और उसने एंडी के हाथ में घड़ी देखी। उसने उसे छीन लिया और उससे कहा कि इसे मत छूना क्योंकि यह उसके पिता की है। इसके बाद एंडी ने ट्रेंट को बताया कि उसने पश्चिमी जंगल में कुछ लोगों को कुछ खोजते हुए देखा था और जब उन्होंने उसे देखा तो उन्होंने उस पर गोली चलाना शुरू कर दिया। ये सुनकर ट्रेंट ने एंडी को चेतावनी दी कि अगर वो कभी दोबारा वेस्ट फॉरेस्ट में गया तो वो उसे कमरे में बंद कर देता था। ये सुनकर एंडी भड़क गया और बोला, तुम हो कौन? क्या आप मेरे पिता हैं जो मुझसे इस तरह बात करते हैं, या आप यही नहीं बस एक आदमी जिसने ताश के खेल में सब कुछ खो दिया? ट्रेंट ने जवाब दिया कि जब कोई संपत्ति कर का भुगतान नहीं करता है, सरकार उनकी सारी संपत्ति जब्त कर लेती है। उन्होंने कहा कि एंडी के दादाजी ट्रेंट और जिम के पिता एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति छिपाने का फैसला किया था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई और उसने किसी को यह नहीं बताया कि उसने गेंद कहाँ मारी थी। परिणाम स्वरूप पूरे द्वीप पर उनके पास बची एकमात्र संपत्ति वो एक घर ही थी, और यहाँ तक कि वो घर भी ट्रेंट ने पोकर खेलते समय जॉन ब्रोमन से हार गया था, क्योंकि जॉन ही उनका आखिरी विकल्प था। एंडी अपनी जेब से निकाली हुई घड़ी को दोबारा देख रहा था। मार्क वहां पहुंचा, घड़ी देखी और कहा कि दोनों घड़ियां बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। एंडी ने बताया कि दोनों घड़ियों पर लिखी पहेलियां अलग अलग थीं। इसके बाद मार्क अपने पिता के साथ टहलते हुए पहेली को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, मेरे बेटे जिम, ये बहुत अन्यायपूर्ण और क्रूर है कि हमें इतनी जल्दी अलग होना पड़ रहा है, लेकिन आरंभ ही अंत है और अंत ही आरंभ है। चौराहे पर तैयार रहो जहां मैं तुम्हारी खोज की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अपना इनाम ढूंढो और उपहार का इंतजार करो। समय का। एंडी सोच रहा था कि शुरुआत और अंत का क्या मतलब होता है। मार्क ने एक पल सोचा और कहा कि इसका मतलब आधी रात ही होगा, वो क्षण जब एक दिन समाप्त होता है और दूसरा शुरू होता है, जहां आरंभ ही अंत है और अंत ही आरंभ है। लेकिन फिर उसने पूछा, अंकल ट्रेंट की घड़ी पर क्या लिखा था? एंडी ने कहा कि उसमें सूर्यास्त गाइड के बारे में कुछ लिखा था। ये सुनकर मार्क ने आत्मविश्वास से कहा कि उत्तर आसान है, लेकिन उसने तब तक इसका खुलासा करने से इनकार कर दिया जब तक कि एंडी ने उसे खजाने की खोज में साथ ले जाने का वादा नहीं किया। एंडी सहमत हो गया और तभी मार्क ने कहा कि सूर्यास्त के समय मार्गदर्शन के लिए उत्तरी तारे का संदर्भ लेना आवश्यक है। रात के आकाश में वो एक तारा जो हिलता नहीं है। वे दोनों रात में समुद्र तट पर उत्तरी तारा देखने गए, लेकिन रात के आकाश को देखते देखते वे वहीं सो गए। सुबह वे उठे और घर वापस जाने लगे। रास्ते में एंडी ने मार्क को बताया कि आधी रात वाली बात सही थी, लेकिन उत्तरी तारे के बारे में उनकी गलत धारणा थी। उनकी गैस ने उनका समय बर्बाद कर दिया था। जब वे घर पहुंचे तो ट्रेंट ने उनकी साइकिलें ले ली और उन्हें ताला लगा दिया। उन्होंने उन्हें फटकारा और कहा कि अगर वे ऐसा सोचते हैं तो वे मजाक कर रहे होंगे। बिना किसी को बताए पूरी रात बाहर रहना स्वीकार्य था। मार्क अंदर चला गया। एंडी बाहर खड़ा सोचता रह गया। तभी क्लेयर आ गई। उसने एंडी को याद दिलाया कि उसने उसे पहले भी बताया था, उसके चाचा के पोकर गेम में घर हारने के बारे में। उसने माफी मांगते हुए कहा उसे लगा कि वो पहले से ही जानता है और उसका इरादा उसे चौंकाने का नहीं था। जब वो जाने लगी तो एंडी ने उससे पूछा कि क्या वो उनके साथ समुद्र तट पर आना चाहती है। एंडी, क्लेयर और मार्क समुद्र तट पर एक साथ थे। एंडी ने क्लेयर को वो चेन वापस दे दी जो उसने पहले ली थी, और बदले में क्लेयर ने अपनी चेन उतार दी जिस पर एक छोटी सी चाबी लगी हुई थी, और उसने वो चाबी एंडी को दे दी। एंडी ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो इस तरह की जंजीरें नहीं पहनता। मार्क ने तुरंत चाबी मांगी और क्लेयर ने चाबी के साथ चेन उसे ही दे दी। इसके बाद क्लेयर ने लाइट हाउस की ओर इशारा करते हुए मार्क को बताया कि इसे उसके दादा ने बनवाया था। उसने कहा कि उसे जाकर देखना चाहिए। एंडी ने मार्क को इशारा किया और मार्क लाइट हाउस की ओर चल पड़ा। जैसे ही मार्क लाइट हाउस के पास पहुंचा, उसके दिमाग में कुछ गौर था और वो दौड़कर एंडी के पास वापस चला गया। उसने उत्साह से कहा कि घड़ी पर लिखी पहेली ठीक उनके सामने ही थी। वे इसे शुरू से ही गलत समझ रहे थे। उस पहेली का जिक्र सूर्यास्त गाइड में किया गया था और उन्होंने अनुमान लगाया कि इसका मतलब उत्तरी तारा है, लेकिन सूर्यास्त का मार्गदर्शक वास्तव में प्रकाश स्तंभ था। एंडी और क्लेयर मार्क के साथ प्रकाश स्तंभ की ओर चले गए। एंडी अपने दादा द्वारा इसके निर्माण से संबंधित सुरागों की तलाश में शिखर पर चढ़ गया। वे मानचित्र कक्ष में गए और तलाश जारी रखी। वहाँ एंडी ने एक घड़ी देखी। उसके पिता की घड़ी में जो पहेली थी उसमें समय का जिक्र था, जिसके बारे में मार्क ने कहा कि इसका मतलब आधी रात है। लाइट हाउस के अंदर की घड़ी बंद हो गई थी, इसलिए एंडी ने आधी रात के 12 बजने का समय बताया। जैसे ही उसने ऐसा किया, घड़ी बज उठी और एक छिपा हुआ डिब्बा खुल गया जिसमें से एक कागज निकला। अंदर रिचर्ड वाल्टर का संदेश था। उसमें लिखा था, बहुत अच्छा काम किया मेरे बेटे, अब आराम मत करो, हर सुराग तुम्हारे आसपास ही है। एंडी ने कागज को पलटा और पीछे की तरफ और भी लिखावट पाई। अपने पिता की जेब घड़ी को देखकर उसे एहसास हुआ कि उन्हें दूसरी घड़ी की भी जरूरत पड़ेगी। फिर मार्क ने दूसरी जेब घड़ी निकाली जिसे उसने चुपके से अंकल ट्रेंट से चुरा लिया था। मार्क ने दोनों पहेलियों को ठीक वैसे ही लिख लिया जैसे वे दिखाई दे रही थी। प्रत्येक पंक्ति के पहले अक्षर का उपयोग करके एक शब्द बनाएं। जन्मदिन डिकोडर का उपयोग करें।
एंडी तुरंत समझ गया, ये द्वितीय विश्व युद्ध का डिकोडर था जिसे उसके दादा ने डिजाइन किया था। वो क्लेयर के घर में था, उन्हें उसकी जरूरत थी, चूंकि ट्रेन ने उनकी साइकिलें लॉक कर दी थी। एंडी ने अपने चाचा की कार ली और वे क्लेयर के घर चले गए। उसके पिता अपने दफ्तर में 2 आदमियों से बात कर रहे थे। क्लेयर चुपचाप दफ्तर में दाखिल हुई। उसके पिता ने पूछा कि क्या उसे किसी चीज की जरूरत है, क्योंकि वो व्यस्त थे। क्लेयर ने कहा कि सोने से पहले उसे सिर्फ ताश के पत्तों का एक डेक चाहिए था जिससे वो खेल सके। उसने कार्ड उठाए और उसे शुभ रात्रि कहा। इसके बाद क्लेयर ने एंडी को चाबी दी और कहा कि जब तक वो ऊपर नहीं जाता वो पहरा देगी। एंडी और मार्क उस कमरे में गए जहां डिकोडर रखा हुआ था। एंडी ने चाबी का इस्तेमाल करके कांच के केस का ताला खोला। मार्क ने अखबार से चिट्ठियां पढ़ना शुरू किया। उन्होंने उन्हें ढूंढ लिया और एंडी ने उन्हें डिकोडर में टाइप कर दिया। इस बीच नीचे जॉन उन दोनों आदमियों से कह रहा था कि वो उन्हें पहले ही बहुत कुछ बता चुका है। कई बार ऐसा हुआ कि उस बूढ़े व्यक्ति ने तारे के आसपास कई खजाने छिपा रखे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने द्वीप को अपना बनाने के लिए भारी निवेश किया था। ऊपर जाकर एंडी ने कागज पर लिखे पूरे संदेश को डिकोडर में दर्ज करना समाप्त कर दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, कमरे में लगा दर्पण खुलने लगा और दर्पण के खिसकने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। नीचे मौजूद जॉन ने भी दर्पण के खुलने की तेज आवाज सुनी। उसी समय मार्क ने कहा कि कोई ऊपर आ रहा है। एंडी और मार्क ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। वो जल्दी से दर्पण के पीछे गया और दर्पण के दोबारा बंद होते ही वहीं छिप गया। जॉन अपनी बंदूक लेकर पहुंचा और उसने देखा कि डिकोडर का केस खुला हुआ था और चाबी भी वहीं पड़ी थी। उसकी चाबी अभी भी उसमें लगी हुई थी। उसे दर्पण के पीछे से हल्की सी आवाज सुनाई दी और वो ध्यान से देखने लगा। इस बात का संदेह था कि कोई इसके पीछे छिपा हुआ है। अंदर एंडी और मार्क बिल्कुल स्थिर खड़े थे। शीशे के दूसरी तरफ से जॉन को देख रहा था। तभी क्लेयर वहां पहुंची और अपने पिता से पूछा कि वो वहां क्या कर रहे हैं। जॉन ने गुस्से में आकर उस पर अपनी चाबी चुराने और उसे देने का आरोप लगाया, उन बच्चों से यह जानने की मांग करते हुए कि वे कहाँ हैं। क्लेयर डर गई, कुछ नहीं बोली और भाग गई और जॉन उसके पीछे भागा। इसी बीच एंडी और मार्क ने दर्पण के पीछे छिपे हुए कमरे की खोजबीन की। अंदर उन्हें अपने दादाजी से संबंधित कई वस्तुएं मिली और मेज पर उन्हें एक चाबी और एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिला। उन्होंने दोनों चीजें ली और चुपके से निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद वे घड़ी से मिले संदेश को दोबारा पढ़ने के लिए रुक गए। इसमें कहा गया था कि खजाने तक पहुंचने के लिए एक आखिरी कदम की जरूरत है, एक ऐसा कदम जो कभी खत्म नहीं होता, लेकिन उन्हें सावधान रहना होगा क्योंकि नीचे जो कुछ है वह सभी बुराइयों की जड़। इसने उन्हें पश्चिमी जंगल में गुलाबों के नीचे देखने का निर्देश दिया। उन्होंने तुरंत ट्रेन के घर लौटने का फैसला किया क्योंकि उन्हें वॉकी टॉकी और कुछ आवश्यक सामान की जरूरत थी। घर पहुंचकर एंडी ने ट्रेन से बिना अनुमति के उसका ट्रक लेने के लिए माफी मांगी। इसके बाद ट्रेन ने एंडी से कहा कि वो उससे नफरत नहीं करता। उन्होंने कहा कि वो भी कभी बिल्कुल एंडी की तरह ही थे। उसने बताया कि जिम ने उससे बात करना क्यों बंद कर दिया था। पोकर के खेल की वजह से नहीं, बल्कि उससे बहुत पहले की बात है, जब वो एंडी की उम्र का था। ट्रेन ने अपने पिता से बहुत सारा पैसा चुराया था क्योंकि वो यात्रा करना और मौज मस्ती करना चाहता था। वो स्वार्थी और मूर्ख था। फिर एक दिन मुझे घर पर पता चला कि उसके पिता का निधन हो चुका है। इतना कहकर ट्रेन वहां से चला गया। एंडी ने ट्रेन की मेज पर रखे पदकों को देखा और उसे एहसास हुआ। ट्रेन एक प्रतिभाशाली तैराक था और उसने कई प्रतियोगिताएं जीती थी। जैसे ही उसने डिब्बा बंद किया, उसके हाथ से गलती से ट्रेन द्वारा बनाई गई बोतल से बनी कलाकृतियों में से एक गिर गई। बोतल के अंदर एक नोट और एक छोटा जहाज था। एंडी ने नोट पढ़ा, प्रिय एंडी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा पिता बनने के लायक नहीं हूँ। उलझन में पड़कर एंडी को आश्चर्य हुआ कि ट्रेन ने इस तरह का संदेश किसी ऐसी चीज में क्यों डाला होगा जिसमें वह उसी दिन तैयार किया गया। फिर उसने दूसरी बोतलों की जांच की और उसमें और भी नोट्स पाए। एक एक करके बोतलें तोड़ते हुए उसने हर संदेश पढ़ा और वे सभी संदेश उसी के लिए लिखे गए थे। एक संदेश में लिखा था, तुम्हारे पिता ट्रेंट। उसी क्षण एंडी को सच्चाई का एहसास हुआ। ट्रेंट ही उसका असली पिता था। तभी ट्रेंट अंदर आया। एंडी ने उससे भिड़ते हुए पूछा कि इन सब का क्या मतलब है। क्रोध और विश्वासघात से व्याकुल होकर उसने अपना बैग उठाया और गुस्से में बाहर निकल गया। मार्क ने उससे ट्रक का दरवाजा खोलने की विनती की ताकि वो उसके साथ जा सके, लेकिन एंडी अकेले ही गाड़ी चलाकर चला गया। एंडी सीधे पश्चिमी जंगल की ओर चल पड़ा, उस जगह की ओर जहां वहां क्रॉस के निशान बने हुए थे। वो सुरागों की तलाश में जंगल में दाखिल हुआ। जल्द ही उसने जमीन पर कंपास रोज के आकार के निशान देखे। उसे एहसास हुआ कि यह पश्चिम वन का कंपास रोज था जिसका उल्लेख पहरेदार के संदेश में किया गया था। जैसे ही उसने उसकी जांच की, एक बीप की आवाज आने लगी। यह आवाज जॉन द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से आ रही थी, वही उपकरण जो एंडी ने ले लिया था। उसने एक लाल बटन देखा, उसे दबाया और अचानक जमीन फट गई जिससे एक छिपा हुआ मार्ग दिखाई दिया। एंडी उस उपकरण को वहीं छोड़ गया। उसने अपना बैग उठाया और अंदर बने भूमिगत रास्ते में उतर गया। वो एक ऐसे दरवाजे पर पहुंचा जिसे खोलने के लिए 2 चाबियों की जरूरत थी, लेकिन उसके पास केवल एक ही चाबी थी।
फिर भी उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की। अचानक उसके पीछे का प्रवेश द्वार बंद हो गया, जिससे वो अंदर फंस गया। एंडी ने वॉकी टॉकी के जरिए मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसी बीच ट्रेंट ने जिम और उसकी पत्नी को द्वीप पर बुलाया, क्योंकि एंडी भाग गया था। क्लेयर भी बंदरगाह पर पहुंच गई। जब जिम नाव से उतरा, उसने गुस्से में ट्रेंट को बताया कि एंडी द्वीप पर केवल 4 दिन से था, लेकिन ट्रेंट उसे अराजकता में घसीट लाया था। घर के अंदर जिम और ट्रेंट के बीच बहस शुरू हो गई, यहाँ तक कि जिम की पत्नी ने भी बहस शुरू कर दी। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि एंडी को ढूंढना लड़ाई लड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्लेयर ने बोलना शुरू किया और कहा कि उसे विश्वास है कि वो जानती है कि एंडी कहाँ गया है। उसने दोनों जेब घड़ियों को मेज पर रख दिया। जिम हैरान रह गया, उसे पता ही नहीं था कि दूसरी निगरानी जैसी कोई चीज भी होती है। क्लेयर ने समझाया कि घड़ियों पर मौजूद पहेलियां इस ओर ले जाती हैं। रिचर्ड वाल्टर के छिपे हुए खजाने को खोजने के लिए एंडी जरूर गया होगा। ट्रेंट ने कहा कि एंडी अपना ट्रक ले गया है, इसलिए उन्हें नाव से जाना होगा। जमीन के बहुत नीचे एंडी घबराहट में फंसा हुआ था। तभी अचानक वॉकी टॉकी से एक आवाज आई। वो मार्क था। एंडी ने उसे बताया कि वो नीचे फंसा हुआ है। मार्क पहले ही जंगल में उसका पीछा करते हुए ऊपरी इलाके तक पहुंच चुका था। उसने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर बटन दबाया, जिससे प्रवेश द्वार फिर से खुल गया। एंडी ने मार्क को वहां खड़े देखा और उसे बहुत राहत मिली। दोनों भाई एक साथ नीचे गए। मार्क के पास वही चाबी थी जो क्लेयर ने उसे दी थी, वही चाबी जो उसके पिता जॉन ने उसे दी थी। उन्होंने दोनों चाबियों को दरवाजे के ताले में डाल दिया। उन्होंने दोनों को एक ही समय पर घुमाया और दरवाजा खुल गया। अंदर उन्हें सोने की पूरी खान मिली, जिसमें सोने के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। ये देखकर एंडी ने कहा कि शायद इसी वजह से ऐसा हुआ होगा। संदेश में बताया गया था कि खजाना कभी खत्म नहीं होगा। मार्क को दीवार पर एक कंट्रोल पैनल मिला और उसने उसका इस्तेमाल करके लाइटें चालू कर दी। एक मार्ग का पता लगाना। दोनों भाई उस रास्ते पर चलते रहे जब तक कि वो समुद्र के पास नहीं खुल गया। वहां मार्क ने देखा एक कंपास लॉक, बिल्कुल वैसा ही जैसा ट्रेंट ने उसे एक बार सुझाने के लिए दिया था। एंडी को कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले जिन पर जॉन ब्रोमन के हस्ताक्षर थे। फिर एंडी ने कहा कि जॉन को साफ तौर पर पता था कि इसमें सोना है। वे द्वीप पर थे और अपने दादा के साथ सौदे करने की कोशिश कर रहे थे। तभी एंडी को जिम में ट्रेंट के नाम से संबोधित एक पत्र मिला। इसमें लिखा था, बच्चों, अगर आप इसे पढ़ रहे हैं, आपको एक ऐसा खजाना मिल गया है जो कभी खत्म नहीं होगा। एक दूसरे का ख्याल रखें और खुश रहें, क्योंकि अब तुम अमीर हो। अचानक जॉन ब्रोमेन बंदूक लेकर प्रकट हुआ। उसने पास ही रखा एक बड़ा बक्सा खोला और वो पूरी तरह से सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। मुस्कुराते हुए जॉन ने कहा कि रिचर्ड के पोते वॉर्डन ने उसे वो खजाना सौंप दिया था जिसे वो कभी नहीं ढूंढ सकता था। उसने घोषणा की कि अब वो सारा सोना अपने लिए इस्तेमाल करेगा। एंडी ने पूछा कि उसे उनके परिवार से इतनी नफरत क्यों है। जॉन ने जवाब दिया कि रिचर्ड वाल्टर ने उसे धोखा दिया था। उसने कहा कि उसने रिचर्ड द्वारा लाए गए सभी सोने को संसाधित कर लिया था, फिर भी रिचर्ड ने उसे कभी कोई हिस्सा नहीं दिया। फिर एंडी ने कहा कि उसके दादा बिना किसी कारण के गायब नहीं हुए थे। जॉन ने रिचर्ड द्वारा लाए गए सभी सोने को प्रमाणित कर दिया था और एक दिन उसका पीछा करने के बाद रिचर्ड कभी वापस नहीं लौटा। जॉन ने कहा कि एंडी उस पर जो चाहे आरोप लगा सकता है, लेकिन वो इसे कभी साबित नहीं कर पाएगा। ठीक उसी समय खजाने के कमरे का दरवाजा बंद होने लगा। जॉन ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंच सका। दरवाजे के दूसरी तरफ ये शब्द लिखे थे, ये सौभाग्य तुम्हारा हो सकता है, लेकिन केवल वाल्टर के हाथों से ही तुम्हें आजादी मिल सकती है। ये देखकर मार्क ने अपने द्वारा खोजे गए कंपास लॉक को छिपा दिया, यह महसूस करते हुए कि इसे हल करना और इसे दरवाजे पर लगाना ही इसे खोलने का एकमात्र तरीका था। जॉन उन दोनों पर चिल्लाने लगा। इस जद्दोजहद में कंपास का ताला मार्क के हाथ से फिसल गया और उसने जोर से कहा कि यही दरवाजा खोलने की कुंजी होनी चाहिए। जॉन ने एंडी पर बंदूक तान दी और उसे दरवाजा खोलने का आदेश दिया। एंडी ने इनकार कर दिया और कहा कि जॉन ने उसके परिवार की 3 पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया है और जॉन उसे मार नहीं सका क्योंकि दरवाजा खोलने के लिए एक कुशल कारीगर की जरूरत थी और जॉन को उसकी जीवित आवश्यकता होगी। जॉन ने जवाब दिया कि उसे केवल एक वाल्व की आवश्यकता है। उसने मार्क को पीछे की ओर धक्का दिया, जिससे वो समुद्र में गिर गया। गुस्से में आकर एंडी जॉन के पीछे पीछे गया और पानी में कूदते समय उसे पकड़ लिया। जॉन पानी की सतह के नीचे डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। एंडी अपने छोटे भाई को बेसब्री से ढूंढ रहा था क्योंकि उसने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी और आखिरकार वो ऊपर की ओर तैरने लगा। ठीक उसी समय ट्रेंट और जिम अपने बेटों की तलाश में एक नाव में वहां पहुंचे। उन्होंने समय रहते मार्क को पानी से बाहर निकाल लिया, लेकिन एंडी को धारा और भी गहराई में खींच रही थी। ट्रेंट ने अपनी कमर में रस्सी बांधी और उसके पीछे समुद्र में कूद गया। जब ट्रेंट एंडी के साथ सतह पर पहुंच गया तो जिम ने रस्सी का उपयोग करके उन दोनों को वापस ऊपर खींच लिया। दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन ट्रेंट ने बहुत अधिक पानी निगल लिया था। एंडी ने तुरंत ट्रेंट की छाती दबाना शुरू कर दिया। पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, रुकने से इनकार कर रहे हैं।
अंततः ट्रेंट हाँफते हुए वापस जीवन में लौट आया। जॉन की मृत्यु हो जाने के बाद क्लेयर अपनी मां के साथ द्वीप छोड़कर चली गई। एंडी और उसके पिता ट्रेंट ने अपने बीच के सभी मतभेद सुलझा लिए। एंडी समझ गया था कि उसके दादाजी के पास उन्होंने अपने दोनों बेटों के लिए इस पूरे खजाने की खोज का आयोजन किया था। जिम और ट्रेंट अंततः एक दूसरे को फिर से खोज लेंगे और दोबारा एक साथ आ जाएंगे। जल्द ही द्वीप का मूल चिन्ह वाल्टर द्वीप, इसे दोबारा अपलोड किया गया और कहानी सामने आई। एक सिरा।